एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम कोल क्रॉप्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुकुरबिट्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। हमने जान लिया था कि किस तरीके से कुकुम्बर लगाया जाता है, किस तरीके से बिटर गॉर्ड लगाया जाता है, किस तरीके से बॉटल गॉर्ड लगाया जाता है। और लास्ट क्लास में हमने वाटरमेलन के बारे में जाना था कि अगर हमने तरबूज की खेती करनी है, अगर हमने तरबूज का उत्पादन करना है तो हमने क्या क्या किस तरीके से हम उसको लगा सकते हैं, कौन कौन सी वेराइटीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या किस तरीके का क्लाइमेट होना चाहिए, किस तरीके की सॉइल होनी चाहिए, यह सारा का सारा सिनेरियो हमने जान लिया था लास्ट क्लास में। आज हम कोल क्रॉप्स के बारे में जानने वाले हैं कि कोल क्रॉप्स का मतलब होता क्या है और कोल क्रॉप के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आने वाली हैं। ठीक है, चलो। हाँ देखो, एक चीज जो है वो कुकुरबिट से बच्चे स्किप हो गई थी, दैट इज योर रिवर बेड कल्टीवेशन। रिवर बेड कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? कोल क्रॉप शुरू करने से पहले थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट का वो कॉन्सेप्ट है, उसकी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कोल क्रॉप पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और अब शुरू करते हैं यार। ठीक है, शुरू किया जाए। ओके चलो, देखो जनरली बच्चे, जैसे हमने कुकुरबिट्स के बारे में पढ़ा, कुकुरबिट्स में जनरली रिवर बेड कल्टीवेशन भी की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी क्रॉप्स होती हैं जिनके केस में रिवर बेड कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है। रिवर बेड कल्टीवेशन नाम से तुम लोगों को पता चल जाना चाहिए। रिवर बेड, रिवर के अराउंड, नदी के अराउंड मैंने बेड बनाया और वहां पे मैंने कुकुरबिट्स लगा दिए। सिंपल सी बात है। तो रिवर बेड कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जब हम रिवर एरिया के अराउंड, जब हम नदी के किनारे कल्टीवेशन कर रहे हैं, जब नदी के किनारे हम खेती कर रहे हैं कुकुरबिट्स की, चाहे वो कुकुम्बर हो, चाहे वो बिटर गॉर्ड हो, चाहे वो बॉटल गॉर्ड हो, ठीक है, जब हम रिवर बेड के अराउंड कल्टीवेशन कर रहे हैं उसको रिवर बेड कल्टीवेशन कहा जाता है। अब आपको पता होगा नदियों के किनारों में किस तरीके की सॉइल होती है, नदी के आसपास किस तरीके की सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है। तो सैंडी सॉइल में ये कल्टीवेशन की जाती है, ये कल्टीवेशन सैंडी सॉइल में की जाती है। तो हमने बोला रिवर बेड कल्टीवेशन का मतलब होता है कुकुरबिट्स को नॉर्मल सिनेरियो के अलावा, नॉर्मल सिनेरियो मतलब जो हमने पढ़ा, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमने अभी तक पढ़ी 4-5 क्रॉप्स के बारे में, उसके अलावा हम उसको रिवर बेड कल्टीवेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नदी के किनारे हम बेड बना सकते हैं और उसमें अलग अलग कुकुरबिट्स यानी कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, इन सभी को हम नदी के किनारे लगा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है यार नदी के किनारे क्या है, सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है। अब रेतीली मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तुमने देखा होगा यार, तुम कभी बीच गए होंगे, अगर आप लोग कभी बीच गए होंगे तो बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि जल्दी से सैंड गर्म भी हो जा रही है और रात को एकदम से सैंड ठंडी भी हो जा रही है। उसको कहा जाता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, कि एकदम से वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगी और एकदम से लो टेम्परेचर पे सैंड ठंडी हो जाती है। तो वही चीज हमारे कुकुरबिट्स को ग्रो करवाने में मदद कर रही है कि दिन में जब धूप थी तो सैंड बड़ी गर्म थी सैंड, और एकदम से जब मैंने उसमें कोई कुकुरबिट के सीड डाले तो एकदम से जर्मिनेशन हो जाएगा या जर्मिनेशन फास्ट हो जाएगा। जनरली रिवर बेड कल्टीवेशन को विंटर में किया जाता है। हम बोलते हैं ना यार, ज्यादातर जो आपके कुकुरबिट्स होते हैं उसको समर सीजन या रेनी सीजन में लगाया जाता है। ज्यादातर आप अगर घिया खा रहे हो, तोरी खा रहे हो, ककड़ी खा रहे हो, बिटर गॉर्ड खा रहे हो, ठीक है, करेला, अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि बिटर गॉर्ड करेला होता है, बॉटल गॉर्ड घिया होता है, ये सारी चीजें अब तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हमने जनरली बात करी कि जो आपके कुकुरबिट्स हैं उसको हम समर में लगा रहे हैं, उसको हम रेनी सीजन में लगा रहे हैं। अब मेरा मन किया यार मुझे विंटर में कुकुरबिट्स खाने थे, मेरा मन कर रहा है यार मुझे विंटर में ककड़ी खानी थी। अब विंटर के केस में हम रिवर बेड कल्टीवेशन कर सकते हैं। रिवर बेड कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है मैंने आपको बता दिया। नदी के किनारे क्या होगा, सैंडी सॉइल होती है, उन वहां पे मैंने क्या करना है, कल्टीवेशन करना। किसी भी कुकुरबिट की कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, घिया की कर सकते हैं, कुकुम्बर की कर सकते हैं, पर ज्यादातर कुकुम्बर के केस में रिवर बेड कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नदी किनारे या नदी की रेतीली सतह पर
सर्दी और गर्मी की शुरुआत में कुकुरबिट फसलों को उगाने की विधि जो है वो नदी तल खेती कहलाई जाती है, रिवर बेड कल्टीवेशन कहलाया जाता है। किसी भी कुकुरबिट को हम रिवर बेड के अराउंड लगाएंगे, किसी भी कुकुरबिट को हम रिवर बेड के अराउंड लगाएंगे और वहां पे उसका उत्पादन करेंगे, वहां पे हम उसका प्रोडक्शन करेंगे, राइट, ओके। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों हम करते हैं, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सैंडी सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, एकदम से जब टेम्परेचर ज्यादा होता है गर्म हो जाती है, एकदम से टेम्परेचर ठंडा हुआ तो ठंडा हो जाता है, तो जर्मिनेशन जो है वो इजीली हो जाता है। आपने सॉइल में ये चीज पढ़ी भी होगी कि सैंडी लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सैंडी सॉइल जहां पे भी आती है ना बच्चे, वहां पे एरिएशन अच्छा होता है। एरिएशन मतलब जो रूट्स होती हैं, जो पौधे की जड़ें हैं, उनको सांस प्रॉपर्ली मिलती है। अगर सांस प्रॉपर्ली मिलेगी तो पौधा अच्छे से बनाएंगी वो, ठीक है। तो रिवर बेड कल्टीवेशन, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिवर बेड कल्टीवेशन किस केस में, किन क्रॉप्स में रिवर बेड कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुकुरबिट्स में किया जाता है और क्यों किया जाता है, वो कारण भी मैंने आपको बता दिया। यहां पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि जो सैंडी सॉइल होती है वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है, जल्दी से गर्म हो जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा है, तो जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। जर्मिनेशन क्या हो जाएगा, सीड्स का जल्दी हो जाएगा। और जो सैंडी सॉइल होता है उसमें एरेशन अच्छी खासी मात्रा में होता है, ड्रेनेज प्रॉपरली होता है। अगर सॉइल में एरेशन अच्छा है, प्रॉपरली ड्रेनेज हो रहा है, तो बीमारियों के चांसेस कम होंगे, रूट डिजीजेस के चांसेस कम होंगे। आप खुद सोचो, अगर सॉइल में एरेशन अच्छा है, अच्छे से वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज अगर अच्छे से हो रहा है तो रूट्स सफोकेट नहीं होंगी, उनको अच्छे से स्पेस मिल जाएगा फैलने के लिए, पेनिट्रेशन के लिए, फैलने के लिए, फैलाव के लिए उनको अच्छे से स्पेस मिल जाएगा। स्पेस अच्छे से मिलेगा तो अच्छे से वो ग्रो करेंगी। रूट्स अगर अच्छे से ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली यार शूट ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो हमें तो चाहिए शूट ग्रोथ अच्छी हो, हमें तो चाहिए कि अगर मैंने ककड़ी को रिवर बेड कल्टीवेशन के द्वारा लगाया है, अगर मैं उसका उत्पादन रिवर बेड कल्टीवेशन के थ्रू करना चाहती हूं तो मुझे अच्छी खासी प्रोडक्शन मिले, है ना। तो ये चीज पॉइंटर्स आपको पता होनी चाहिए कि किन क्रॉप्स को रिवर बेड में लगाया जाता है और क्या कारण है, उसके कारण भी पता होना चाहिए, भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब सब कुछ चीजें, जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसका कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण होता, तो कारण ये हो गया। एक तो कारण सबसे पहला बोलना है यार, जनरली क्या होता है, कुकुरबिट्स जनरली जो ककड़ियां होती हैं उनको हम समर सीजन और रेनी सीजन में लगाते हैं। अगर मुझे विंटर में चाहिए ककड़ी तो मैं क्या करूंगी, मैं रिवर बेड कल्टीवेशन कर दूंगी, ठीक है। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो है, ओके। चलो आगे। अब सीजन, अब देखो मॉइस्चर इज अवेलेबल नेचुरली, अब यहाँ पे हमें पानी देने की जरूरत होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, रिवर के अराउंड आपने देखा होगा जो नदी वाला एरिया होता है उसमें ना अंडरग्राउंड पानी बड़ा होता है। अगर नदी के किनारे किसी का घर भी होगा ना तो आप देखते हो कि उस घर में बहुत वो वाला दिक्कत आती है, सीलन वाली दिक्कत आती है, क्योंकि पानी नीचे नीचे से अंडरग्राउंड जाता रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी पानी अंडरग्राउंड जाता जाएगा तो मॉइस्चर का दिक्कत भी उतना नहीं रहने वाला है। और जो फ्रूट रिवर बेड कल्टीवेशन के थ्रू डेवलप होते हैं वो बहुत ही स्वीट होते हैं यार, मतलब बड़ा अच्छे फ्लेवर के फ्रूट होते हैं। और जनरली आपने देखा भी होगा जो भी फ्रूट विंटर में आते हैं, सर्दियों के फ्रूट जनरली मीठे होते हैं, सर्दियों के फ्रूट जनरली मीठे होते हैं। और जो समर और मॉनसून में, रेनी सीजन में जो भी फ्रूट्स आते हैं वो ज्यादातर उतने मीठे नहीं होते हैं, क्योंकि समर्स में क्या होता है, ज्यादा धूप है तो उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती। पर वो डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप नहीं है। बट इन जनरल जिन क्रॉप को हम विंटर सीजन में लगाते हैं वो ज्यादातर मीठी होती हैं, ठीक है। डन। रिवर बेड का मतलब समझ में आ गया, रिवर बेड कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, हम क्यों करते हैं, ठीक है, ओके। चलो, और किस सीजन में करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। सर्दियों में हम करेंगे, नवंबर से लेके दिसंबर तक हम रिवर बेड कल्टीवेशन कर सकते हैं, और यही चीज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं जनवरी तक। नवंबर दिसंबर में तुम लोग भूल गए, तुम्हारा मन नहीं था यार हमने रिवर बेड कल्टीवेशन करना था, तो जनवरी में भी कर सकते हो यार, जैन तक आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो रिवर बेड कल्टीवेशन, ओके। चलो, इतनी चीज क्लियर होगी। ये थोड़ा पेंडिंग रहता था कुकुरबिट का, क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में तो हम ग्रो कर रहे हैं कुकुरबिट्स को, ये चीज पूछी जाती है और ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए उतना नहीं होगा बट आगे चल के ये चीज पूछी जाती है कि कुकुरबिट्स में भी ऐसी कौन सी क्रॉप होती है जहां पे रिवर बेड कल्टीवेशन को कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर होगा कुकुम्बर। ककड़ी के केस में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो
अब शिफ्ट हो जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। अब आ जाते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है कोल क्रॉप्स। अब आपने जनरली सुना होगा, अब अगर अभी स्टेज पे तुम अच्छे से नहीं पढ़ते हो कि कोल क्रॉप का क्या मतलब होता है, आगे चल के ऐसे होगा कि जैसे हम मैं मेरी ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर से हुई है, तो हम बोलते ही नहीं यार कैबेज है, कॉलीफ्लावर, हम बोलते हैं यार कोल क्रॉप के केस में ऐसा होता है। ठीक है, मैं बोलती नहीं हूँ यार बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, अकेले मेंशन करते ही नहीं है यार। कुकुरबिट्स ऐसी होती है खाने में, तो वो बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, ये ग्रुप के नाम आपको पता होना चाहिए कि कोल क्रॉप्स में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, कुकुरबिट्स में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, रूट क्रॉप में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। अगर आपको 4-5 सब्जियों के नाम बताने हैं, कि जैसे मैं बोल रही हूँ कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोल खोल, ब्रोकली, ये सारी की सारी चीजें कोल क्रॉप में आती हैं, तो मैं इसको एक ही शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ ना इसके लिए। इन सारी सब्जियों को अगर मुझे बताना है तो मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ, कोल क्रॉप बोल के मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, तो कोल क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि ठंडे इलाकों में लगती हैं। अब तुम ये सोच रहे होंगे यार कैबेज तो गर्म इलाके में भी लग जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है, बट इन जनरल जो कोल क्रॉप्स है वो ठंडे इलाकों में लगती हैं। और ऐसी क्रॉप जिनका जीनस होता है ब्रासिका, जिनका जीनस होता है ब्रासिका, और जिनकी फैमिली होती है ब्रासिकेसी, और जिनकी फैमिली होती है ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी। तो हमने कहा कोल क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो ठंडे इलाकों में लगती हैं। कोल क्रॉप्स ऐसी सब्जियां होती हैं जो ठंडे इलाकों में लगती हैं, और उनका जीनस होता है ब्रासिका, और फैमिली होती है क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी। अब आप बोलोगे यार ठंडे इलाकों में तो कैरेट भी लगती है, ठंडे इलाके में तो टर्निप भी लगता है, टर्निप का क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में बताना टर्निप का क्या मतलब होता है। ठीक है, पता होना चाहिए अब तुम लोगों को। अब मुझे बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बॉटल गॉड, बीटर गॉड। मेरे साथ बात करनी है तो बॉटल गॉड और बीटर गॉड करके ही बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। करेला, तोरी, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, कोई फायदा तो हो यार एग्रीकल्चर पढ़ने का, नाम तो याद हो तुम लोगों को इंग्लिश में। ठीक है, चलो अब आप लोग बोलोगे कि बाकी चीजें भी तो हम ठंडे इलाके में लगा रहे हैं यार, तो हमने बाकी चीजों में ये चीज मेंशन कर दी कि जीनस ब्रासिका है और फैमिली ब्रासिकेसी है। अब सेम चीज अगर मैं कैरेट के केस में बोलती हूँ, कैरेट को भी हम ठंडे इलाके में लगाते हैं, पर कैरेट ब्रासिका जीनस का नहीं होता है, कैरेट की फैमिली ब्रासिकेसी नहीं होती है। तो ऐसी क्रॉप्स जिनको हम ठंडे इलाकों में लगाते हैं और जिनका जीनस ब्रासिका होता है और जिनकी फैमिली ब्रासिकेसी होती है, वो सारी की सारी चीजें कोल क्रॉप्स में आ जाती हैं। वो सारी की सारी चीजें कोल क्रॉप में आ जाती है। कोल का मतलब, जो कोल क्रॉप हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक लैटिन वर्ड है। वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टेम, जिसका मतलब होता है स्टेम और अ स्टॉक। स्टेम यानी कि स्टॉक। अगर तुम ये चीज रिलेट करोगे, ये चीज सोचने की कोशिश करोगे, अगर हम कैबेज की बात करें, अगर हम कॉलीफ्लावर की बात करें, अगर हम ब्रोकली की बात करें, तो सारी चीजों में हम स्टेम खाते हैं बच्चे। सारी चीजों में हम स्टेम खा रहे हैं, एक पौधे का स्टेम पोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इसको कोल क्रॉप कहा गया। इसीलिए स्पेसिफिकली उन क्रॉप को इसमें रखा गया है जिनका हम स्टेम वाला पोर्शन खाते हैं, जिनका हम तना खाते हैं, जिनका हम स्टेम खाते हैं। तो यहाँ पे सारी उन क्रॉप्स को रखा गया है, सारी उन क्रॉप को रखा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोल क्रॉप्स के अंडर कौन कौन सी सब्जियां आती हैं। कोल क्रॉप के अंडर कौन कौन सी सब्जियां आती हैं, तो सबसे पहले हमने कैबेज की बात कर ली। कैबेज इसमें आ जाएगा, कॉलीफ्लावर इसमें आ जाता है, ब्रोकली इसमें आ जाता है, ब्रूजल स्प्राउट इसमें आ जाता है, केल और नोल खोल। अब देखो बच्चे, जो भी चीज होती है ना, अब मैंने तुम लोगों ने बंद गोभी, फुल गोभी, ब्रोकली तक तो देखा होगा, केल भी शायद तुमने देखा होगा, ब्रूजल स्प्राउट तुमने नहीं देखा होगा, नोल खोल आपने नहीं देखा होगा। जो भी क्रॉप आप पढ़ते हो, ये चीज मेक श्योर करो कि जब भी कोई किसी नई क्रॉप के बारे में पढ़ते हो, उसकी पिक्चर देखा करो। हालांकि मैंने अपनी पीपीटी में पिक्चर लेके आती हूं मैं तुम्हारे लिए, बट स्टिल वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे। लंबे समय तक अगर कोई चीज याद रखनी है तो उसको पिक्चर वाली फॉर्म में ज्यादातर देखने की कोशिश करो, पिक्टोरियल फॉर्म में उसको देखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा तुमको याद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो चलो, तो आज हम सबसे पहले कैबेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बंद गोभी के बारे में, कि बंद गोभी की अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो बंद गोभी उगाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। डन? ओके, ठीक है, चलो, आई होप इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी तुम लोगों को। ओके, चलो ठीक है।
सबसे पहले हम कैबेज की बात करेंगे, जैसे कि हम हर क्रॉप से पहले पढ़ते हैं। अगर हम कैबेज की बात अगर आज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके नामकरण, कैबेज का नामकरण क्या है भाई। अगर हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमें साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि बंद गोभी का नाम क्या होता है। चले करें शुरू, ठीक है। बंद गोभी का नाम होता है बच्चे ब्रासिका ओलेरेशिया, ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटेटा। Brassica oleracea variety capitata is the botanical name of cabbage family। हमने अभी पढ़ा कोल क्रॉप्स की फैमिली ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी होती है। ब्रासिकेसी फैमिली हो जाती है। अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 18, और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो मेडिटेरेनियन रीजन इसका ओरिजिन हो जाता है। सारी की सारी कोल क्रॉप्स का ओरिजिन यही है। सारी की सारी कोल क्रॉप्स का, ऑलमोस्ट सारी क्रॉप्स का क्रोमोसोम नंबर भी इतना है, और फैमिली तो ऑब्वियसली सेम ही होगी, ठीक है। और बोटेनिकल नेम भी ब्रासिका ओलेरेशिया, वैरायटी अलग अलग होगी। जैसे हम आगे फूल गोभी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वैरायटी बोट्राइटिस आती है, ठीक है। तो हमने बोला नाम में कैबेज का नाम होता है ब्रासिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटेटा, और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 18। और अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन होता है मेडिटेरेनियन रीजन, और इसकी फैमिली होती है क्रूसीफेरी, और इसकी फैमिली होती है क्रूसीफेरी। अब आ जाते हैं इसके यूजेस पे। अब इसके यूजेस पे आ जाते हैं बच्चे। चलो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहले जो एडिबल पोर्शन होता है कैबेज का, दैट इज इट्स हेड। अब एडिबल पोर्शन का क्या मतलब होता है? एडिबल पोर्शन का मतलब होता है खाने वाला पोर्शन, कि हम किस सब्जी का कौन सा पोर्शन खा रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आप आलू खाते हो, आलू अगर तुम लोग खाते हो तो आलू का कौन सा पोर्शन खाया जाता है? आलू का ट्यूबर खाया जाता है। अगर हम कैरेट की बात कर रहे हैं, अगर हम क्या बोलते हैं यार कैरेट को, गाजर गाजर, अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर की हम रूट वाला पोर्शन खाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मूली की बात करें, मूली का भी हम रूट वाला पोर्शन खाते हैं, ठीक है। चलो तो हम मूली का भी रूट वाला पोर्शन खाते हैं। तो कैबेज में सबसे पहले हमने बोला एडिबल पोर्शन जो कैबेज का होगा, एडिबल पोर्शन इज योर हेड। एडिबल पोर्शन क्या होगा बच्चे? एडिबल पोर्शन इसका हेड होगा। अब कैबेज की अगर हम बात करें तो इंडिया का स्थान कैबेज प्रोडक्शन में तीसरा आ जाता है। इंडिया का स्थान कैबेज प्रोडक्शन में तीसरा आ जाता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो कैबेज में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं बच्चे। कैबेज में एक केमिकल पाया जाता है इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल जो कि बॉल कैंसर रोकने के लिए, आंतों के कैंसर को रोकने के लिए फायदेमंद होता है। मैंने क्या बोला? कैबेज में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है इंडोल 3 कार्बिनोल जो बॉल कैंसर को प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ तुमने देखा होगा जब अगर किसी भी इंसान को अगर क्या बोलते हैं उसको थायराइड है तो उसको बोला जाता है कि कैबेज ना खाए, क्योंकि कैबेज में कुछ गोइट्रोजेनिक प्रिंसिपल्स होते हैं। गोइट्रोजेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो आपके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। तो जिन भी इंसान को आपकी थायराइड की दिक्कत होती है उनको कैबेज नहीं खाना चाहिए। तो एक चीज ये नेगेटिव हो जाएगी इसमें कि ज्यादा कैबेज खाने से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ गोइट्रोजेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें कुछ गोइट्रोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। गोइट्रोजेनिक कंपाउंड्स का मतलब मैंने आपको ब्रिंजल के केस में भी बच्चे बताया था कि ज्यादा ब्रिंजल खाने पे क्या हो जाता है कि जो आपका आयोडीन का अपटेक होता है, तुम्हारी डाइट में जो आयोडीन का अपटेक होता है उसको वो रिड्यूस कर देता है, उसको वो कम कर देता है, आयोडीन के अपटेक को कम कर देता है, और वो इनडायरेक्टली तुम्हारे थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है। तो जिस भी शख्स को थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो उस शख्स को कैबेज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इंडोल 3 कार्बिनोल का फंक्शन तुम लोगों को समझ में आ गया। और यहाँ पे कैबेज में हमने बोला कि इसमें कुछ गोइट्रोजेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाते हैं। ओके चलो
ये यूजेस हो गए। अब इसके बाद इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें वो भी जानते हैं। देखो, कैबेज का एक प्रोडक्ट बनता है, एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनता है जिसको हम सार्क्रॉट बोलते हैं, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है जो स्कर्वी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कर्वी, सॉरी यार, तुम्हें पता है मेरी स्पेलिंग्स में कितनी तंगी है, ठीक है। स्कर्वी मैंने तुम लोगों को सबसे पहले बताया था जब मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल पढ़ाया था, कि जो गम्स हैं वो उसमें खून आना शुरू हो जाता है, वो थोड़े फूलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर स्कर्वी को ट्रीट करना है तो हमने खानी है कैबेज, हमने खाना है कैबेज का प्रोडक्ट सार्क्रॉट, फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है बच्चे ये, ठीक है। सार्क्रॉट, ये तुमको पता होना चाहिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ये, और अभी भी तुमको आएंगे सेमेस्टर में। अगर तुमको लिखना है कैबेज के बारे में, पूरा कैबेज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको जानना है तो तुम लोगों को ये सारी चीजें मेंशन करनी है वहां पे, और तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं भाई, ठीक है, कि इंडोल 3 कार्बिनोल क्या करता है, एडिबल पोर्शन कौन सा होता है कैबेज का, सॉर्क्रॉट किस क्रॉप से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब देखो, कैबेज का जूस, कैबेज को ग्राइंड कर दो मिक्सी में, ठीक है, कैबेज को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका जूस पी लो। अगर किसी भी मशरूम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, कोई भी मशरूम की मशरूम टॉक्सिसिटी, जैसे हमने आपने सुना होगा, अगर तुम लोगों ने मशरूम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एमानिटा एक मशरूम होता है जो बहुत पॉइजनस होता है, जो डेडली मशरूम होता है, जिससे डेथ तक हो सकती है। अगर किसी मशरूम की पॉइजनिंग हो जाती है हमारी बॉडी में तो हम कैबेज के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम पॉइजनिंग या मशरूम टॉक्सिसिटी से बचने के लिए। तो ये सारे के सारे आपके कैबेज के यूजेस आ जाते हैं बच्चे, ये सारे के सारे कैबेज के यूजेस आ जाते हैं। एडिबल पोर्शन है हेड। इंडिया का अगर स्थान बोले कि इंडिया में कैबेज प्रोडक्शन का कौन सा स्थान है, कौन सा प्लेस है, तो तीसरा स्थान है। कैबेज का जूस मशरूम टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुमने मशरूम खा लिए हैं, तुम कहीं जंगल में तुम्हें दिखे, वाह यार कितने सही मशरूम है, तुमने उसकी सब्जी बना के खा ली, और बाद में पता चला वो पॉइजनस मशरूम थे, तो तुम बंद गोभी का जूस बना के पी सकते हो। आप लोग बंद गोभी का जूस बना के उसको पी सकते हो, ठीक है। चलो, इज इट ओके? यूजेस क्लियर हो गए बच्चे। कंपाउंड्स के नेम याद रखने हैं आप लोगों को। गोइट्रोजेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? गोइट्रोजेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में आयोडीन के अपटेक को कम कर देते हैं। अगर आयोडीन के अपटेक को कम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो हमारे थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब आ जाते हैं क्लाइमेट और सॉइल पे। अब किस पे आ जाते हैं? क्लाइमेट और सॉइल की बात कर लेते हैं कि अगर मुझे बंद गोभी लगानी है, अगर मेरे पास एक एरिया है जहां पे मैंने सोचा कि मुझे वहां पे बंद गोभी लगानी है, तो क्या टेम्परेचर दूंगी मैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में जानते हैं। चलो ओके, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें बच्चे, तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो मैंने सबसे पहले तुम लोगों को मेंशन किया कोल क्रॉप है। ये कोल क्रॉप का मतलब ही मैंने बोला था कि कूल सीजन, ठंडे टाइम पे, ठंडे इलाके में लगने वाली क्रॉप है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? कूल सीजन क्रॉप है। सबसे पहले क्या होगा? कूल सीजन क्रॉप है। कूल सीजन क्रॉप है हमारी बंद गोभी। कूल सीजन क्रॉप है मतलब ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो कूल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ओके। तो प्रेफर्स कोल्ड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ओके, चलो अब हम बोल रहे हैं कि यार ये कूल सीजन क्रॉप है, तो टेम्परेचर कितना देना है भाई इसको? कितना टेम्परेचर हमने देना? अभी तक हमने कुकुरबिट्स के बारे में जाना। कुकुरबिट्स में मैंने हर कुकुरबिट में तुमको ये बोला कि वार्म सीजन क्रॉप है, गर्मियों की क्रॉप है। गर्मियों की क्रॉप है तो हमने हर क्रॉप का टेम्परेचर पढ़ा कि यार उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ किस टेम्परेचर पे हो रही है, उसकी अच्छी ग्रोथ किस टेम्परेचर पे हो रही है। तो यही बात हम यहां पे कर रहे हैं कि जो आपका कैबेज है उसके लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। पर
जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता है, ये टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। 25 से लेके 30 टेम्परेचर भी ये टॉलरेट कर सकता है, पर वो डिपेंड करता है कौन सी वेराइटी हमने लगाई है, क्योंकि आजकल हमने इतनी ज्यादा वेराइटीज प्रोड्यूस कर दी है। जैसे एप्पल की वेराइटी, एप्पल ठंडे इलाके में लगता है, एप्पल को हम गर्म इलाके में भी लगा सकते हैं, हमने ऐसी वेराइटीज उसकी बना दी हैं। तो उसी तरीके से ऑन एवरेज बेसिस पे कैबेज के लिए टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर पर हमने कुछ ऐसी वैरायटी भी लगाई हैं जो आपका गर्म टेम्परेचर पे भी लग सकती हैं, जो जिसके लिए 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। डन, ओके। अब आप खुद सोचो बच्चे, अगर कूल सीजन की क्रॉप है, अगर ठंडे इलाके की क्रॉप है, तो क्या ये फ्रॉस्ट को टॉलरेट कर पाएगी? क्या ये फ्रॉस्ट को टॉलरेट कर पाएगी? बिल्कुल सही, क्यों नहीं करेगी भाई। ठंडे इलाके में तो अब अगर कोई भी, ज्यादातर जो क्रॉप ठंडे इलाके में लगती है वो फ्रॉस्ट को टॉलरेट करती है, ज्यादातर ऐसे सिनेरियो देखा जाता है। अब ऑब्वियसली ठंडे इलाके में तो पाला पड़ेगा, फ्रॉस्ट तो पड़ेगी। अब उनको टॉलरेट तो करना पड़ेगी फ्रॉस्ट, अगर टॉलरेट नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे होंगी। तो कैबेज इज टॉलरेंट टू फ्रॉस्ट। जो पाला पड़ता है सर्दियों में, जो आइस की लेयर सी बिछ जाती है, उसके प्रति वो टॉलरेंट होती है, उसके प्रति वो टॉलरेंट होती है। तो आपको क्लाइमेट में क्या क्या चीजें याद रखनी है। कूल सीजन क्रॉप है जो कि ठंडा टेम्परेचर और मॉइस्ट क्लाइमेट प्रेफर करती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम माना जाता है, पर जरूरी नहीं है कि इतना ही है। हमने कुछ ऐसी वेराइटीज भी डेवलप करी हैं जो 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ग्रो कर सकती हैं, और इसके साथ साथ ये जो है वो फ्रॉस्ट को भी टॉलरेट कर सकता है। इसके साथ साथ हमने क्या बोला, ये फ्रॉस्ट को भी टॉलरेट कर सकता है। तो ये हमने क्लाइमेट के केस में पढ़ा, ये चीज हमने क्लाइमेट के केस में पढ़ी। अब आ जाते हैं सॉइल पे, अब आ जाते हैं मृदा पे कि किस तरीके की मृदा चाहिए। अब आ जाते हैं हे भगवान सॉइल पे कि किस तरीके की सॉइल चाहिए, ठीक है। चलो अब सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल तो वही है, हमारी सैंडी लोमी सॉइल सबसे बढ़िया मानी जाती है भाई। तो उसी तरीके से सैंडी लोमी सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है इस सिनेरियो में भी। सैंडी लोमी सॉइल इस सिनेरियो में भी सबसे अच्छी मानी जाती है। हालांकि इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ सैंडी लोमी वाला है। वाइड रेंज ऑफ सॉइल में हम इसको लगा सकते हैं, वाइड रेंज और वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल में हम इसको लगा सकते हैं। बट मोस्टली प्रेफर्ड सॉइल इज क्या? सैंडी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल। मोस्ट प्रेफर्ड सॉइल कौन सी है बच्चे? मोस्ट प्रेफर्ड सॉइल इज योर सैंडी लोमी सॉइल। सैंडी लोमी सॉइल सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। अब ये किस सिनेरियो में अच्छी सॉइल मानी जाती है? कहां गया वो? अर्ली क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, अगेती फसल प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मैं चाहती हूं कि मेरी जो कैबेज है वो जल्दी पैदा हो, अर्ली हो, अगेती फसल हो, तो मैं उसको सैंडी लोमी सॉइल में लगाऊंगी। अगर मैं चाहती हूं कि जो कैबेज है वो थोड़ा लेट आए कि यार मार्केट में मुझे मान लो कि कभी कभी मार्केट, ऑब्वियसली हम मार्केट के हिसाब से ज्यादातर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर कैबेज मार्केट में जनवरी में आती है मान लो, ठीक है, तो मैं बोलूँगी यार जनवरी में तो सारी कैबेज आती है, मुझे प्रोड्यूस करनी है दिसंबर में ताकि मुझे अच्छा खासा रेट मिल सके, तो मैं उसको सैंडी लोमी सॉइल में लगा दूंगी। फिर मैंने बोला जनवरी में ज्यादातर कैबेज आती है, मैं उसको फरवरी में लाना चाहती हूँ, मैंने उसको क्लेई सॉइल में उगा दिया ताकि लेट क्रॉप आए, और जब मार्केट में कैबेज ज्यादा ना हो उस टाइम पे मैं कैबेज उगा रही हूँ ताकि मुझे अच्छे प्राइस मिले। उस टाइम पे डिमांड ज्यादा होगी ना, तो प्राइस अच्छे मिलेंगे, तो मुझे पैसा अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो अगर मुझे अर्ली क्रॉप चाहिए तो हम सैंडी लोमी सॉइल में उसको लगाएंगे। अगर मुझे लेट क्रॉप चाहिए तो मैं उसको क्लेई लोमी सॉइल में लगाऊंगी। अगर मुझे लेट क्रॉप चाहिए तो मैं उसको क्लेई लोमी सॉइल में लगाऊंगी। और अब पीएच की बात करें तो पीएच कितनी चाहिए होगी इसके लिए? अगर हम पीएच की बात करें बच्चे तो पीएच कितनी चाहिए होगी इसके लिए? तो पीएच इसके लिए 5.5 से लेके 6.5 बेस्ट मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? पीएच की अगर बात करें तो पीएच कितनी बोला मैंने? 5.5 से लेके 6.5, 5.5 से लेके 6.5 पीएच इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। 5.5 से लेके 6.5 पीएच इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा रिवर बेड कल्टीवेशन के बारे में, मैंने आप लोगों को आज बताया, मैंने कोल क्रॉप के बारे में बताया तुम लोगों को कि कोल क्रॉप का मतलब होता क्या है। फिर हम कैबेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला कैबेज का नाम होता है ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटेटा।
कुकुरबिटेसी देखो, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी, 2n = 18। ऑरिजिन है इसका मेडिटेरेनियन रीजन, ऑरिजिन है इसका मेडिटेरेनियन रीजन। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि यूजेस क्या क्या होते हैं, हमने अलग अलग यूजेस देखे, अलग अलग कंपाउंड इसके केस में देखे। फिर हमने क्लाइमेट की बात कर ली और हमने सॉइल की बात कर दी कि कितना पीएच चाहिए, कौन सी सॉइल किस तरीके की क्रॉप देगी। अगर हमने सैंडी लोमी सॉइल में लगाया है तो वो अर्ली क्रॉप देगी, और अगर हमने उसको क्लेई लोमी सॉइल में लगाया है तो वो लेट क्रॉप देगी। और क्लाइमेट में हमने बोला कि ठंडे सीजन क्रॉप है तो इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट माना जाएगा। इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेस्ट माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे सोइंग सीजन और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में। सोइंग सीजन और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले सीड रेट की बात कर लेते हैं कि सीड रेट कितना इस केस में लगेगा। सीड रेट कैबेज का लगता है बच्चे 500 से लेके 675 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 500 से लेके 675 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब इसकी नर्सरी दी जाती है, तुमने देखा होगा ज्यादातर कैबेज के सीड की नर्सरी दी जाती है। नर्सरी दी जाती है, सीडलिंग तैयार करके उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, और ट्रांसप्लांटिंग यूजुअली 30 से लेके 45 दिन बाद की जाती है। सोइंग के 30 से लेके 45 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। सोइंग के 30 से लेके 45 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। अब सोइंग सीजन, किस सीजन में सोइंग की जाती है? प्लेन एरियाज में इसको अर्ली, मिड और लेट की फॉर्म में लगाया जाता है। अर्ली सीजन, मिड सीजन और लेट सीजन की फॉर्म में लगाया जाता है। अगेती फसलें और पछेती फसलें, ठीक है। अगेती फसलें होती हैं जो हमें जल्दी मिल जाती हैं। लेट का मतलब होता है सीजन। मान लो अगर हमें जनवरी में कैबेज की क्रॉप मिलती है तो हमें फरवरी में मिलेगी, मतलब लेट मिल रही है। जो टाइम है कैबेज का, जो सीजन है कैबेज का, उससे लेट हमें क्रॉप देखने को मिल रही है, उससे लेट हमें क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो प्लेन्स में हम अर्ली, मिड और लेट क्रॉप लगाते हैं। और किस टाइम पे लगाते हैं? अर्ली क्रॉप को जनरली जुलाई टू अगस्त में लगाया जाता है, जुलाई टू अगस्त में लगाया जाता है, और मिड को सितंबर में लगाया जाता है, और वही लेट को अक्टूबर टू नवंबर में लगाया जाता है। कुछ नहीं याद करने वाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैंने भी ऐसे याद किया हुआ था। अर्ली, मिड, लेट। अर्ली को जुलाई से अगस्त में लगाया जाता है, मिड को सितंबर में लगाया जाता है, और लेट को अक्टूबर टू नवंबर में लगाया जाता है। और वहीं अगर हम हिली एरिया की बात करते हैं, हमारे पहाड़ों की बात करते हैं, तो पहाड़ों में क्या होगा? इसको मार्च टू अप्रैल में लगाया जाता है। इसको मार्च टू अप्रैल में लगाया जाता है। तो हमने सोइंग सीजन की बात करी। सबसे पहले हमने सीड रेट का जिक्र किया कि सीड रेट इसका 500 से लेके 675 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और इसकी हम नर्सरी देते हैं। नर्सरी का मतलब है एक ऐसा एरिया जहां पे सीडलिंग्स और सैपलिंग को तैयार किया जाता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मैंने नर्सरी में इसके सीड्स को उगाया। नर्सरी में जैसे मैंने इसके सीड को उगाया, जैसे ही इसके सीड से छोटा सा पौधा मिला, छोटी सी सीडलिंग मिली, फिर मैंने उसको मेन एरिया में ट्रांसप्लांट कर दिया। फिर मैंने उन पौधों को मेन एरिया में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये बोला मैंने। और ट्रांसप्लांटिंग हम करेंगे 30 से लेके 45 दिन के बाद। ट्रांसप्लांटिंग करेंगे हम 30 से लेके 45 दिन के बाद। फिर मैंने बोला प्लेन एरिया में किस सीजन में, किस टाइम पे इसको लगाया जाता है। तो अर्ली क्रॉप को जुलाई से लेके अगस्त में लगाया जाता है, मिड को सितंबर में लगाया जाता है, और वही लेट को अक्टूबर से लेके नवंबर में लगाया जाता है। और अगर हम हिली एरिया की बात करें, हिली एरिया में इसको मार्च से लेके अप्रैल में लगाया जाता है। हिली एरिया में इसको मार्च से लेके अप्रैल में लगाया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलो अब हमने ये बात कर ली यार, इस सीजन में इसको लगाया जाएगा, इस सीजन में इसको हिली एरिया में लगाया जाएगा, इस सीजन में इसको प्लेन एरिया में लगाया जाएगा। अब मैंने ये भी बात कर ली कि नर्सरी में लगाया जाएगा, और ट्रांसप्लांटिंग हम कब करेंगे? और ट्रांसप्लांटिंग हम करेंगे 30 से लेके 45 दिन बाद। अब जब मैं ट्रांसप्लांटिंग करूंगी बच्चे, तो मुझे एक प्रॉपर स्पेसिंग में रखने पड़ेंगे। अब मुझे प्रॉपर स्पेसिंग रखनी पड़ेगी ना, तो मुझे 2 रोज के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, मुझे प्लांट के बीच में स्पेसिंग अच्छे से रखनी पड़ेगी। तो अर्ली क्रॉप के केस में
अर्ली क्रॉप के केस में मुझे स्पेसिंग रखनी है 60 बाय 30 सेंटीमीटर की। 60 बाय 30 सेंटीमीटर की अर्ली के केस में मुझे स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, और मिड के केस में 60 बाय 45 सेंटीमीटर, और वहीं लेट के केस में 60 बाय 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखनी है। तो आपको स्पेसिफिकली अर्ली, मिड और लेट के हिसाब से स्पेसिंग भी पता होनी चाहिए कि अर्ली क्रॉप में स्पेसिंग 60 × 30, रो टू रो डिस्टेंस 60 रखा जाएगा, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 30 रखा जाएगा, और मिड के केस में रो टू रो डिस्टेंस 60 और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 45, और लेट के केस में रो टू रो डिस्टेंस 60 और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 60 रखा जाएगा। तो ये सिनेरियो, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि सीजन में कैबेज लगाया जाता है, कितनी स्पेसिंग कैबेज के लिए रिक्वायर्ड होती है, सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, स्पेसिंग की बात हो गई। ठीक है, चलो अब सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सीड का ट्रीटमेंट, बीज उपचार भी हमें करना है भाई, बीजों का उपचार भी हमने करना है। बीजों का उपचार कैसे करेंगे, चलो बताओ। पानी। तो कैबेज के केस में बच्चे हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम करते हैं कैबेज के केस में। हॉट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब होता है गर्म पानी में हमने उसको डाल के रखना है। कितने गर्म पानी में भाई? 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए? फॉर आधा घंटा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए मैंने क्या करना है? 30 मिनट्स के लिए मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको रखना है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट मुझे देनी है। क्यों देंगे हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट? क्यों हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे? हर क्लास में मैं तुम लोगों को चीख के बताती हूँ ये चीज। पहला, अच्छे से अर्ली जर्मिनेशन हो जाए, जल्दी जर्मिनेशन हो जाए, फास्ट जर्मिनेशन हो जाए। और दूसरा, सीड बॉर्न डिजीजेस ना लगे। टू प्रिवेंट सीड बॉर्न डिजीजेस, टू प्रिवेंट सीड बॉर्न डिजीजेस, तो इसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने बोला सीड ट्रीटमेंट अगर मुझे कैबेज में करना है तो मैं उस केस में हॉट वाटर ट्रीटमेंट करूंगी। हॉट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मुझे 30 मिनट के लिए उसको रखना है। 50 डिग्री पे मुझे उसको 30 मिनट के लिए रखना है। ठीक है, तो उससे होगा क्या? जल्दी से जर्मिनेशन होगा उसमें, और उसमें डिजीजेस, बीमारियां नहीं लगेंगी। तो ये हमने कैबेज के केस में पढ़ लिया आज। इतनी चीजें हमने बच्चे कैबेज के बारे में जान ली। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। हमने कैबेज के बारे में जाना, हमने उसका नामकरण पहले जाना, हमने उसके यूजेस जाने, हमने जाना कि वो किस क्लाइमेट में, किस सॉइल में लगता है। उसके बाद हमने उसमें ये जाना उसमें कितनी स्पेसिंग रिक्वायर्ड है, या उसका सोइंग टाइम है, किस टाइम पे उसको लगाया जाता है। और आफ्टर दैट लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? आफ्टर दैट सीड ट्रीटमेंट, कि यार सोइंग से पहले उसको, उसके सीड को ट्रीट किया जाता है, किस चीज़ से ट्रीट किया जाता है, क्यों सीड के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डन? ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आराम से पढ़ाया और बहुत ही बार बार रिवाइज करा के पढ़ाया है। तुम लोगों अगर अटेंटिवली, अगर आप लोग एक चीज़ भी करते हो, अगर आप अटेंटिवली भी लेक्चर सुनते हो तो तुम लोगों को यही याद हो जाएगा। डन? और हाँ, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। और क्योंकि हम आपके लिए इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं तो आपको अप टू डेट रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आज का लेक्चर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम कैबेज कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ कॉलीफ्लावर शुरू कर देंगे। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।